चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों आज। और इस चैप्टर का नाम है वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, वेक्टर्स जो है ये क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पूरी फिजिक्स का बेस जो है वो वेक्टर्स पर ही होता है, तो थोड़ा सा इसके ध्यान से समझें। अब देखिए वेक्टर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, या उससे पहले अगर हम बात करें तो जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, इन सभी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को क्या है बच्चों, दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है डायरेक्शन वाइज, अगर हम डिवाइड करें तो एक तो होता है स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी क्वांटिटी जो होती है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ मतलब जैसा कि हम यूनिट डायमेंशन एरर में पढ़ चुके हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। अगर हम पहले बात करें स्केलर क्वांटिटीज़ की, तो स्केलर क्वांटिटीज़ को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं बच्चों, जैसा कि हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ मैं आपको डेफिनेशन भी बोलता जाता हूँ, आप इसको नोट करना चाहें तो अच्छे से नोट भी करते जाएं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़, द क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट। क्या डेफिनेशन बच्चों, द क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट है बच्चों, मैग्नीट्यूड की। सिर्फ मैग्नीट्यूड जिनके लिए चाहिए उनको हम क्या बोल देंगे, स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल जैसे डिस्टेंस है। अब मान लीजिए डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस जैसे हमने बोल दिया 5 मीटर, तो ये डिस्टेंस ऐसी क्वांटिटी है जिसके साथ में हमको कोई डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज डिस्टेंस पार्टिकल ने चली 5 मीटर, किस डायरेक्शन में चली उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस इक्वल्स टू 5 मीटर, ये अपने आप में एक कंप्लीट स्टेटमेंट है। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम बाज़ार से 1 kg वेजिटेबल लेकर आए, 1 किलो कुछ सब्जी लेकर आए, तो मास ऑफ द वेजिटेबल इज़ 1 kg। ये अपने आप में एक सफिशिएंट स्टेटमेंट है। इसके लिए और किसी डायरेक्शन, अब मास का कोई डायरेक्शन तो होगा नहीं बच्चों, है ना, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट स्टेटमेंट। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो सिर्फ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है उनको हम क्या बोल देंगे, स्केलर क्वांटिटीज़। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बात जो हमको ध्यान रखनी है, स्केलर क्वांटिटीज़ विच फॉलो, ये भी इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान रखनी है, द क्वांटिटीज़ विच फॉलो एल्जेब्रिक रूल ऑफ एडिशन। द क्वांटिटीज़ विच फॉलो एल्जेब्रिक रूल ऑफ एडिशन। ऐसी क्वांटिटीज़ जो एल्जेब्रिक रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करें उसे हम क्या बोल देते हैं बच्चों, स्केलर क्वांटिटीज़। एल्जेब्रिक रूल ऑफ एडिशन का मतलब सिंपल जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है, 3 + 4 7, 4 - 3 1। तो सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो हम करते हैं ये कौन सा रूल के अंतर्गत आता है बच्चों, एल्जेब्रिक रूल ऑफ एडिशन। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हुआ बच्चों, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, ओनली मैग्नीट्यूड इज़ रिक्वायर्ड। और दूसरी बात, विच फॉलो एल्जेब्रिक रूल ऑफ एडिशन। ऐसी क्वांटिटीज़ जो एल्जेब्रिक रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं, इनको हम क्या बोल देंगे बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अच्छा आप एग्जाम्पल इसके बता सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे बच्चों। स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल जैसे हमने लिया डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसी तरह से ऑल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ऑल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मतलब मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि हम यूनिट डायमेंशन में पढ़ चुके, सभी स्केलर क्वांटिटीज़ में आती हैं बच्चों। ठीक, ऐसे और कई सारे एग्जाम्पल हैं जैसे वर्क, पावर, एनर्जी,
दीज ऑल आर नॉन एज स्केलर क्वांटिटीज। जैसे जैसे हम चैप्टर वाइज आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों, तो कैटेगराइज करते जाएंगे कौन स्केलर है और कौन वेक्टर। ठीक, तो ये तो हुआ बच्चों स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज पर। वेक्टर क्वांटिटीज, अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं भला? वेक्टर क्वांटिटीज आप चाहें तो डेफिनेशन लिख लें, द क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू रिप्रेजेंट। द क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू रिप्रेजेंट आर नॉन एज वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए बच्चों? मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक, जैसे एग्जांपल, जैसे अगर हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज 3 मीटर, तो क्या ये अपने आप में कंप्लीट स्टेटमेंट हुआ बच्चों? नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके साथ में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो हमको पूरा बताना पड़ेगा कि पार्टिकल का डिस्टेंस हुआ 3 मीटर, किस डायरेक्शन में हुआ? जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 3 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो विद डायरेक्शन हमको बात करनी पड़ेगी। तो इसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? वेक्टर क्वांटिटीज, जिनके लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्केलर क्वांटिटीज तो कौन सा रूल फॉलो करती थी बच्चों? एल्जेब्रिक रूल ऑफ एडिशन। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज किसको फॉलो करती हैं? द क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज फॉलो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। वेक्टर क्वांटिटीज फॉलो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। वेक्टर क्वांटिटीज में बच्चों किस कौन से रूल को फॉलो करती हैं? ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को। ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन क्या होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप ये ध्यान रखिए कि ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। मतलब जैसे सिंपल हम 3 + 4 को 7 लिख रहे हैं, तो अब यहाँ पर 3 + 4 7 हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पर। ठीक, क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। फिलहाल ध्यान रखना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए, साथ का साथ जो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करें, इनको हम बोल देते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। और आगे बात करते हैं बच्चों, वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? आप लोग बताएंगे क्या क्या एग्जांपल होंगे, बोलिए। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, और क्या हो जाएगा बच्चों? वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, इसी तरह से और अगर बात करें तो मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, ऐसे अगर हम एंगुलर में जाएं तो एंगुलर वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी, तो हम कैटेगराइज करते जाएंगे बच्चों कौन वेक्टर है और कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। फिलहाल के लिए आपको कुछ एग्जांपल जो ये बताएं मैंने वो ध्यान रखने हैं, आगे हम पूरा डिटेल में इनको पढ़ते भी जाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है बच्चों, तो स्केलर क्वांटिटीज़ तो क्या हैं? जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट है बच्चों? मैग्नीट्यूड की। ठीक, और स्केलर क्वांटिटी साथ में ये भी ध्यान रखें कौन से रूल को फॉलो करती है बच्चों? एल्जेब्रिक रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं। कौन से रूल को फॉलो करेंगी बच्चों? एल्जेब्रिक रूल ऑफ एडिशन। ठीक, और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है बच्चों? ऐसी क्वांटिटीज़ जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करें, या जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, जो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करें उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? वेक्टर क्वांटिटीज़। क्लियर है बच्चों? अब और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम अलग अलग कई सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो जैसे वेक्टर के जो एग्जांपल हैं टाइप ऑफ वेक्टर, जैसे फर्स्ट इक्वल वेक्टर,
कुछ डेफिनेशंस आपने देखी होंगी, जैसे इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन आप चाहें तो साथ में लिखते जाएं बच्चों। इक्वल वेक्टर का मतलब द वेक्टर्स विच हैव। तो देखिए, इक्वल वेक्टर्स को हमने कैसे डिफाइन किया था बच्चों? इक्वल वेक्टर्स मतलब द वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। द वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो उनको हम क्या बोल देंगे बच्चों? इक्वल वेक्टर्स। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक, और इसी तरह से कोई दूसरा वेक्टर है कोई बी वेक्टर। तो ये तो वेक्टर है ए वेक्टर, ये वेक्टर है बी वेक्टर। तो अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम, अब देखिए वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? जो वेक्टर की लेंथ होती है, जो वेक्टर की लेंथ है, ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड को। तो इन दोनों की लेंथ भी सेम है बच्चों, डायरेक्शन भी सेम है। तो इन दोनों वेक्टर्स को हम क्या बोल देंगे? इक्वल वेक्टर्स। शो हम वेक्टर्स को कैसे करेंगे बच्चों? इक्वल वेक्टर्स मतलब वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी। सेकंड, नेक्स्ट वेक्टर हम लेते हैं बच्चों इसमें। नेक्स्ट वेक्टर इज नेगेटिव वेक्टर। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर्स। अब जैसा कि आपको नाम से ही पता लग गया होगा बच्चों, नेगेटिव वेक्टर्स मतलब विच आर हैविंग वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन, सॉरी सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर बच्चों जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो पर डायरेक्शन डिफरेंट हो। डिफरेंट, या और प्रिसाइजली बात करूं तो डिफरेंट की जगह इसको हम बोलेंगे विच आर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर हो गया ये वेक्टर ए, ठीक, और कोई वेक्टर बी जो है वो वेक्टर बी है बच्चों, इस तरह का कोई वेक्टर जो इसके जस्ट अपोजिट है। तो डायरेक्शन तो अपोजिट है पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? नेगेटिव वेक्टर। और रिप्रेजेंट हम करेंगे माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो a इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर, इसको हम बोल देंगे क्या बच्चों? नेगेटिव वेक्टर। इसी तरह से कुछ और डेफिनेशंस होती हैं बच्चों। कोप्लेनर वेक्टर्स, वैसे ये हमारे कहीं यूज़ में आएंगी नहीं चैप्टर वाइज, पर कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको वैसे ही थोड़ा पता होना चाहिए। कोप्लेनर वेक्टर्स, तो कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स which are in same plane, vectors which are in same plane। ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में हों, एक ही प्लेन में हों, उनको हम क्या बोल देंगे बच्चों? कोप्लेनर वेक्टर्स। इसी तरह से एक डेफिनेशन और होती है बच्चों, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स मतलब क्या होता है? ऐसे वेक्टर, टू वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन, जो एक ही स्ट्रेट लाइन में हो। टू वेक्टर्स अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन, ऐसे दो वेक्टर जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, उनको हम क्या बोल देंगे बच्चों? कोलिनियर वेक्टर। जैसे दो वेक्टर हैं, एक ये वेक्टर ए, एक ये वेक्टर बी, दोनों वेक्टर एक ही लाइन पर हैं, तो इनको हम क्या बोल देंगे? कोलिनियर वेक्टर्स। जैसे अपोजिट भी हो सकता है, एक ये वेक्टर है ऐसा, दूसरा वेक्टर है ये, जैसे वेक्टर सी, ये वेक्टर है अपोजिट डी, पर हैं एक ही लाइन पर, तो इनको हम क्या बोल देंगे बच्चों? कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसे और कई सारी डेफिनेशंस होती है बच्चों, एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर,
पर धीरे धीरे जब हम चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे तो उन डेफिनेशंस को देखेंगे। अभी जो हमको यूज़ आएंगी वो डेफिनेशंस मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चों नल वेक्टर। नल वेक्टर या इसको हम बोल सकते हैं बच्चों ज़ीरो वेक्टर। नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर। डेफिनेशन हम चाहें तो लिखें नल वेक्टर द वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड ज़ीरो। द वेक्टर which has magnitude equals to 0 is known as null vector। नल वेक्टर मतलब क्या है बच्चों? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 0, इसको हम क्या बोल देंगे? नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी बच्चों? तो नल वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो होगी अनडिफाइंड डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन होगी बच्चों? अनडिफाइंड डायरेक्शन। अनडिफाइंड मतलब कोई भी रैंडम डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ऐसा क्यों है बच्चों? वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन पर्टिकुलर क्यों नहीं है, फिक्स क्यों नहीं है? देखिए, तो ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 0। अब हम जानते हैं वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। वेक्टर को हम एक एरो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एरो की जो लेंथ होती है, तो लेंथ ऑफ एरो किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को। अब अगर इस वेक्टर की लेंथ 0 है बच्चों तो ये क्या बन जाएगा? बिल्कुल सही, तो ये क्या बन जाएगा? एक पॉइंट बन जाएगा। और हम जानते हैं पॉइंट की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, तो ज़ीरो वेक्टर की भी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? अनडिफाइंड डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों यूनिट वेक्टर पर। नेक्स्ट है हमारा यूनिट वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? जैसा कि नाम से ही हमको पता लग रहा है, यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड 1। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? यूनिट वेक्टर। ठीक, और यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। जैसे ए कैप, इसको हम बोलते हैं ए और इसके ऊपर लगा दिया कैप, तो ए कैप। वेक्टर को टोपी पहना कर देते हैं तो हम क्या बोल देते हैं? यूनिट वेक्टर। इसको टोपी पहना दिया तो हम क्या बोल देंगे? ए कैप। तो इस तरह से टोपी लगा हुआ वेक्टर है तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? यूनिट वेक्टर। ठीक, और यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं बच्चों इस तरीके से, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? यूनिट वेक्टर में। भाई ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है 5i कैप। ठीक, अब अगर इसको मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? i कैप, मतलब क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर। ठीक, अब हम हमारे 3 यूनिट वेक्टर्स लेते हैं। यूनिट वेक्टर के लिए और जो पॉइंट हमको ध्यान रखने हैं बच्चों, आई कैप जैसे अभी मैंने लिखा तो वो क्या था? तो यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर को हम किस लिए यूज़ करते हैं बच्चों? किन्हीं और वेक्टर्स की डायरेक्शन देने के लिए हम यूज़ करते हैं यूनिट वेक्टर्स को। जैसे 3 यूनिट वेक्टर्स हम जनरली यूज़ करते हैं, क्या क्या? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस में क्या होता है बच्चों? एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं आई कैप। इसी तरह से यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों? जे कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम किससे लिखते हैं बच्चों? के कैप। तो 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं जनरली, आई, जे और के। अब जैसा कि हमने लिखा कि यूनिट वेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर्स, किसी दूसरे वेक्टर्स की डायरेक्शन देने में या वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने में यूज़ होता है। कैसे? जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ वेक्टर ए हैज़ मैग्नीट्यूड
5 and direction in plus x axis. Vector A has magnitude 5 and direction in plus x axis. तो इस वेक्टर ए को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा बच्चों? सिंपल क्या लिखूंगा, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैं आई कैप को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों? 5 से। तो अगर मैं सिर्फ 5 आई कैप लिखा हुआ देखूंगा तो इसका मतलब मेरे को क्या समझ में आएगा कि ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो कितना है बच्चों? 5, और आई कैप मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर बी है, ये -2 जे कैप, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कितना है? -2। नहीं, ऐसा नहीं है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हमेशा ध्यान रखें, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होगा बच्चों? पॉजिटिव। क्योंकि मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है बच्चे? लेंथ, और लेंथ हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। तो मैग्नीट्यूड तो कितना होगा? 2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 माइनस जे कैप। तो मैग्नीट्यूड तो 2 हुआ, और माइनस जे कैप का मतलब क्या हुआ बच्चों? माइनस जे कैप मतलब डायरेक्शन कौन सी हो गई? माइनस वाई एक्सेस। कौन सी डायरेक्शन हो गई बच्चे? माइनस वाई एक्सेस। तो इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर को यूज़ करते हैं किस लिए? किसी और वेक्टर की डायरेक्शन देने के लिए। हमको ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है बच्चों, इम्पोर्टेंट है, आगे क्वेश्चन में भी यूज़ आएगा। ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मतलब वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर कौन सा वेक्टर मिलता है बच्चों? यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो हमको कौन सा वेक्टर मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ या कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर के कंपोनेंट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, क्योंकि ये पूरे फिजिक्स में बार बार यूज आता है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। तो देखिए जैसे कोई भी वेक्टर है बच्चों, एक ये जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गई, और ये एक्सिस हो गई हमारी एक्स, ये एक्सिस हो गई वाई एक्सिस। अभी कोई वेक्टर है, जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है ए वेक्टर। इस वेक्टर ए के मुझे दो कंपोनेंट करने हैं। जैसे मान लीजिए इसका ये एंगल थीटा है। अब पहले हम कंपोनेंट की बात करते हैं। कंपोनेंट होता क्या है? तो जैसे ये वेक्टर ए है, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मतलब, या इसको हम कई जगह प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर भी बोल सकते हैं, कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। अब प्रोजेक्शन का मतलब, अगर जैसे मैं बोलता हूँ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट या प्रोजेक्शन का मतलब ये कि इस वेक्टर के हेड से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो ये एक्स एक्सिस को जहाँ पर भी कट करेगा, एक्स एक्सिस को जहाँ पर भी कट करेगा, तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी इसको हम क्या बोल देंगे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए इतनी लेंथ को मैंने लिख दिया बच्चों क्या? ए एक्स। ठीक, इसी तरह से कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन वाई एक्सिस। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन वाई एक्सिस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई पर, तो जहाँ पर भी ये वाई एक्सिस को कट करेगा तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? ए वाई। तो इसको हम बोल देंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, ए वाई। तो ये कंपोनेंट का मतलब है। बेसिकली कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकालने के लिए जिस भी डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये जो लेंथ हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक, कंपोनेंट का मतलब प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब जैसे लाइट अगर डाल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अगर मेरे को एक्स एक्सिस पर वेक्टर चाहिए, तो अगर मैंने यहाँ से कोई लाइट डालना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन से, तो इस डायरेक्शन से कोई लाइट डालेंगे तो इसका प्रोजेक्शन जो यहाँ पर आएगा वो वाला लेंथ।
तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर होता कितना है बच्चों? अब जनरली कई स्टूडेंट मैंने देखा है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, जैसे मान लीजिए ये एंगल थीटा है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में कुछ भी नहीं है, सिंपल ट्राइंगल से सब कुछ सॉल्व होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूँ, जैसे मान लीजिए ये लेंथ है 5, ये एंगल है थीटा, या जैसे मान लीजिए ये एंगल है 45 डिग्री इस राइट एंगल ट्राइंगल में। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे दो चीज़ें चाहिए, जैसे ये तो हो गया हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया बच्चों? बेस, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। अब मुझे बेस चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो बेस कितना मिल जाएगा बच्चों? 5 cos 5। ये वाली जो लेंथ हो गई, ये लेंथ क्या हो जाएगी? 5 cos 5। ऐसे मुझे परपेंडिकुलर चाहिए तो क्या लिखेंगे बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 5 इक्वल्स टू साइन 45। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना होता है बच्चों? साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 5 साइन 45, है ना? यही काम हमने किया, यही सेम काम आप यहाँ पर कर दीजिए। यही सेम काम यहाँ पर करें तो देखिए क्या होगा। अगर मैं ये जो राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये वाला जो ट्राइंगल हो गया हमारा, ये वाला ट्राइंगल, तो अगर मैं इस ट्राइंगल में बात करूँ बच्चों तो क्या हो गया? ये तो हो गया हाइपोटेनियस ए मतलब वेक्टर की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो गई ये कितनी हो गई बच्चों? ए। ये एंगल कितना हो गया? थीटा। तो एक्स तो क्या हो गया आपका? बेस। और ये वाली लेंथ क्या हो गई? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है बच्चों? ये वाली लेंथ या ये वाली लेंथ बराबर है। तो अगर मैं इसके लिए बात करूं तो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये लेंथ तो हो गई मेरी कितनी? ए। तो ये वाली लेंथ क्या मिल जाएगी बच्चों? ए कॉस थीटा। इसी तरह से परपेंडिकुलर को लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? ए साइन थीटा। सिंपल जैसे ट्राइंगल में किया था सेम वही काम किया मैंने यहाँ पर। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस अगर मैं पूरा और इसको आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ? ये वाली लेंथ हो गई मेरे पास ए एक्स, ये वाली लेंथ कितनी है बच्चों? ए वाई। तो अब देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर बात करें तो ए एक्स अपॉन ए क्या हो जाएगा बच्चों? ये तो हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो ए एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू कॉस थीटा। ए एक्स की वैल्यू क्या हो गई? ए कॉस थीटा। इसी तरह से परपेंडिकुलर की वैल्यू ए वाई, तो ए वाई अपॉन ए हाइपोटेनियस इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ए वाई की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? ए साइन थीटा। तो बस ए एक्स की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई यहाँ से? अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो ए एक्स तो मिल गया ए कॉस थीटा, ए वाई कितना मिल गया बच्चों? ए साइन थीटा। तो एक्स कॉस थीटा ए साइन थीटा क्या हो गए? इस वेक्टर के कंपोनेंट हो गए। ठीक है बच्चों। आप देखिए और सिंपल सा तरीका, इसको रटने के लिए हमको क्या करना है, ध्यान रखने के लिए क्या करना है, आप सिंपल सा एक चीज़ ध्यान रखें, वेक्टर ने जिस भी डायरेक्शन से एंगल बनाया हो उस डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है, ये वाला एंगल थीटा है, तो वेक्टर का अगर मैं दो कंपोनेंट करूं तो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होगा? कॉस थीटा। रखने के लिए आप इसे ध्यान रखें, जिस डायरेक्शन में एंगल होगा, जिस डायरेक्शन में एंगल, वो कंपोनेंट किसका होगा बच्चों? कॉस थीटा। जिस डायरेक्शन में एंगल वो कंपोनेंट कॉस थीटा। तो जैसे एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में एंगल, तो एक्स का कंपोनेंट कॉस थीटा, तो वाई का कंपोनेंट क्या होगा? ए साइन थीटा। दो कंपोनेंट होंगे, एक कॉस थीटा एक साइन थीटा। जैसे मान लीजिए इसकी जगह अगर ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, अगर मान लीजिए इस वेक्टर ने वाई एक्सिस से एंगल बनाया बच्चों, तो अब सीधा हम क्या बोलेंगे? वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट, जिधर एंगल वो कंपोनेंट क्या होता है? कॉस थीटा। तो वाई वाले कंपोनेंट को क्या लिख दूंगा मैं? ए कॉस थीटा। तो दूसरा कंपोनेंट अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों? ए साइन थीटा। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट वेक्टर के लिखेंगे। तो रटने का तरीका क्या हुआ? जिधर एंगल वो कंपोनेंट कॉस थीटा। ठीक, चलिए अब अगले पॉइंट पर आते हैं।
ये तो वेक्टर्स के कंपोनेंट हमने लिखे। सेकंड पॉइंट लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अब देखिए मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, या तो इसको मॉड में बंद करके या सिंपल एरो साइन हटाकर। अब देखिए सब कुछ ट्राइंगल से आएगा, कुछ भी नया काम नहीं है। ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारा वेक्टर हो गया, ये एंगल थीटा है। अब हमने दो कंपोनेंट किए बच्चों, क्या क्या है? ये वाला कंपोनेंट क्या है? ए एक्स। ये वाला कंपोनेंट क्या है? ए वाई। तो मेरे को चाहिए क्या बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब इस वेक्टर की लेंथ। अब देखिए इस वेक्टर की लेंथ क्या हो जाएगी? सिंपल आप राइट एंगल ट्राइंगल से देखिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर मेरे को ये वाली लेंथ चाहिए बच्चों, तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी? कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल। ये वाली जो लेंथ हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हम कितना लिख देंगे बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। सब कुछ ट्राइंगल से होगा, नया काम कुछ भी नहीं है। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं, थर्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। वेक्टर को हम कंपोनेंट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। अब देखिए कंपोनेंट फॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे ये वेक्टर, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ बच्चों? वेक्टर ए हुआ। ये था वेक्टर ए। ये इसके दो कंपोनेंट क्या क्या हुए बच्चों? ए एक्स, ये वाला जो कंपोनेंट था ए एक्स, ये वाला कंपोनेंट क्या है? ए वाई। ये वाला कंपोनेंट हो गया ए वाई। अब देखिए कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का सिर्फ मतलब ये होता है बच्चों, कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब वेक्टर की टेल से चलना आप स्टार्ट करो, वेक्टर के हेड तक जाना है। कहाँ से कहाँ तक जाना है बच्चों? वेक्टर की टेल से चलना स्टार्ट करना है और वेक्टर के हेड तक जाना है। पर हम डायरेक्ट ऐसे जाने की जगह हम कैसे चलेंगे? पहले एक्स डायरेक्शन में चलेंगे, फिर वाई डायरेक्शन में चलेंगे। कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब वेक्टर की टेल से हेड तक जाना है, पहले एक्स में चलेंगे फिर वाई में चलेंगे, जो जो आएगा लिखते जाऊँ। तो वेक्टर को अगर मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ बच्चों? पहले तो मेरे को चलना है किधर? ए एक्स। तो ए एक्स में चला कौन सी डायरेक्शन में बच्चों? एक्स एक्सिस में। तो मैं क्या लिखूँगा? ए एक्स आई कैप। तो ए एक्स चला एक्स डायरेक्शन में, तो ए एक्स आई कैप। अभी मेरे को जाना है इसके हेड तक, तो अभी यहाँ तक जाना है तो क्या होगा? अब मेरे को चलना पड़ेगा ए वाई किधर बच्चों? वाई डायरेक्शन में। तो प्लस ए वाई चला कौन सी डायरेक्शन में चला वो भी बताना पड़ेगा, जे कैप। बस अब हम हेड पर पहुँच गए। तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, हेड पर पहुँच गए, बस ख़त्म। यही हो जाएगी कंपोनेंट फॉर्म। कितना इजी है। कंपोनेंट फॉर्म का मतलब कुछ नहीं, वेक्टर को आई कैप जे कैप में लिखना है। तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अगर मान लीजिए इसकी जगह 3 डायमेंशनल वेक्टर होता, तो मेरे को एक्स में भी चलना है, वाई में भी चलना है और जेड डायरेक्शन में भी ऊपर आना होता, तो हम क्या लिखते हैं? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस इसके ऊपर हवा में भी चलना होता तो ए जेड के कैप। वो हो जाएगा इस वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म। अभी हम इन पर क्वेश्चन भी करेंगे बच्चों आगे, तो इनको अच्छे से समझें। फोर्थ पॉइंट हम लेते हैं एंगल ऑफ वेक्टर, एंगल ऑफ वेक्टर ए विद एक्स एंड वाई एक्सिस। वेक्टर का एक्स वाई डायरेक्शन से एंगल। अब देखिए नया काम कुछ भी नहीं, सब कुछ ट्राइंगल से ही आएगा बच्चों। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब जैसे मान लीजिए मेरे को एक्स एक्सिस से वेक्टर का एंगल चाहिए, तो ये वेक्टर ए, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल, जैसे ये वाला एंगल थीटा। अब कंपोनेंट्स की टर्म में निकालना है। ये लेंथ कितनी थी बच्चों? ए एक्स। ये वाली लेंथ कितनी है? ए वाई। तो अब देखिए वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल अगर मेरे को लिखना है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लिख सकता हूँ बच्चों?
अगर मैं टेन थीटा लिखूं तो कितना लिख सकता हूँ, ए वाई अपॉन ए एक्स। कितना लिख सकता हूँ बच्चों, ए वाई अपॉन ए एक्स। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ वेक्टर विद एक्स एक्सिस। देखिए कुछ भी नया काम नहीं कर रहे हैं, सब कुछ ट्राइंगल से आ रहा है। तो टेन थीटा मैंने यहाँ से लिखा ए वाई अपॉन ए एक्स। तो इसका वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल क्या हो गया बच्चों, टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। इसी तरह से वेक्टर का वाई एक्सिस से एंगल चाहिए तो क्या लिखेंगे बच्चों, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मान लीजिए इस वेक्टर ए का मेरे को वाई एक्सिस से एंगल, ये वाला एंगल चाहिए, मान लो कुछ एंगल है अल्फ़ा। अब कैसे निकालेंगे देखें, तो एंगल निकालने के लिए अब जैसे मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूँ, ठीक। तो जैसे ये वाली एक्स एक्सिस थी ए एक्स। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ तो क्या हो जाएगी बच्चों, बोले यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी ए वाई। ऐसे ये वाली लेंथ कितनी थी बच्चों, ए एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चे, ए एक्स। अब देखिए ऊपर वाला ट्राइंगल ले ले, तो ऊपर वाला ट्राइंगल लेकर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, टेन अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए एक्स अपॉन ए वाई। मतलब अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, टेन इनवर्स ए एक्स अपॉन ए वाई। ये इस वेक्टर का एंगल हो गया कहाँ से बच्चों, वाई एक्सिस से। दिस इज़ द एंगल ऑफ वेक्टर फ्रॉम वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से एंगल हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमको कंपोनेंट्स में ध्यान रखनी है बच्चों। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझें। अभी क्वेश्चन भी हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। अभी हम इसको एक बार फिर देख लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के लिए हमको क्या करना होता है बच्चों, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर के हेड से एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो जो लेंथ होगी एक्स पर वो तो होगा एक्स कंपोनेंट, जो लेंथ होगी वाई पर उसको हम बोलेंगे वाई कंपोनेंट। अब कंपोनेंट का मतलब कुछ नहीं, सब कुछ ट्राइंगल से निकालेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, ये तो वेक्टर की लेंथ हो गई बच्चों कितनी, ए, ये है ए एक्स। तो ए एक्स अपॉन ए क्या हो जाएगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा। तो ए एक्स की वैल्यू क्या मिल गई प्यारे बच्चे, ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। ऐसे ही ये लेंथ है ए वाई, तो ये भी लेंथ कितनी होगी बच्चों, ए वाई। तो ए वाई अपॉन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ए वाई को मैं कितना लिख सकता हूँ बच्चे, ए साइन थीटा। तो ये ए एक्स और ए वाई जो हो गए, ये क्या हो गए, वेक्टर के कंपोनेंट हो गए, ठीक। रटने के लिए हमने सीधा सा क्या तरीका रखा, रटने के लिए सीधा सा तरीका कि वेक्टर ने जिस भी डायरेक्शन से एंगल बनाया, रटने के लिए आप ये ध्यान रखें, जिस डायरेक्शन में एंगल वो कंपोनेंट किसका होगा बच्चे, कॉस थीटा का। जैसे एक्स एक्सिस से एंगल, भाई दो कंपोनेंट हो गए बच्चों, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, एक कॉस थीटा एक साइन थीटा। जिधर एंगल उसको रट लें हम, जिधर एंगल वो कंपोनेंट क्या होगा बच्चे, कॉस थीटा। तो एक्स एक्सिस से एंगल बनाए तो ए कॉस थीटा, वाई वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा। ऐसे यहाँ पर वाई एक्सिस से एंगल बनाया थीटा, तो वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, ए कॉस थीटा, जिधर एंगल वो कॉस थीटा, दूसरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। सेकंड पॉइंट हमने क्या लिखा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर की लेंथ। अब देखिए लेंथ निकालना कितना सिंपल है, लेंथ मतलब हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम। सिंपल, सब जानते हैं, है ना बच्चों। अगले पर आते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म मैंने आपको क्या बताया था, कंपोनेंट फॉर्म मतलब आई कैप जे कैप में लिखना। कंपोनेंट फॉर्म का मतलब वेक्टर की टेल से चलना स्टार्ट करें, हेड तक पहुँचें, पर हमको जाना है किधर, पहले एक्स में जाना है, फिर वाई में जाना है, एड्रेस पूरा विद डायरेक्शन बताना है। तो पहले हमको चलना है ए एक्स इन एक्स डायरेक्शन, तो ए एक्स आई कैप, फिर ए वाई चलना है वाई डायरेक्शन, तो ए वाई जे कैप, पहुँच गए हेड तक, बन गया कंपोनेंट फॉर्म। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से एंगल कैसे निकालना है, बहुत सिंपल। एक्स एक्सिस से एंगल जैसे अगर थीटा है
तो ये लेंथ कितनी है बच्चों AX, ये वाली लेंथ हो गई AY। तो टेन थीटा यहाँ से अगर लिखूँ तो AY अपॉन AX, ये तो हो गया एक्स एक्सिस से एंगल। वाई एक्सिस से एंगल लिखूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों टेन अल्फा इक्वस टू AX अपॉन AY, ये वाई एक्सिस से एंगल हो जाएंगे। सिंपल से सारी चीज़ें हमको कंपोनेंट्स के लिए ध्यान रखना है। अब आप इसको यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपोनेंट फॉर्म पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और कंपोनेंट फॉर्म के बाद एडिशन ऑफ वेक्टर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।